आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस विधायकों ने पीएससी अध्यक्ष के रूप में श्रीलिंगमपल्ली विधायक अरेकापुडी गांधी की नियुक्ति के विरोध में आज राज्य विधानसभा में आयोजित लोक लेखा समिति पीएससी की बैठक से वॉकआउट किया। पूर्व मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी के नेतृत्व में विधायकों ने नियुक्ति की आलोचना की और इसे सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा विधानसभा परंपराओं का घोर उल्लंघन बताया। विधायी मामलों के मंत्री डी श्रीधर बाबू का दावा है कि गांधी बीआरएस विधायक बने रहेंगे। इससे विपक्ष को शांत करने में कोई मदद नहीं मिली। जिन्होंने नियुक्ति के पीछे की पार्टी की वफादारी और उद्देश्यों पर सवाल उठाया था। बाद में तेलंगाना भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रभावशाली पीएससी अध्यक्ष के पद पर गांधी को अवैध रूप से नियुक्त किया था, जो परंपरागत रूप से विपक्षी विधायकों को दिया जाता है। उन्होंने कहा, बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरेकापुडी गांधी को हमारे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार टी हरीश राव की उपेक्षा करते हुए लंबे समय से चली आ रही मानदंडों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और कम से कम अब तो परंपराओं का सम्मान करे। उन्होंने याद दिलाया कि जब बीआरएस सत्ता में थी तो उन्होंने कृष्णा रेड्डी और गीता रेड्डी जैसे कांग्रेस द्वारा सुझाए गए उम्मीदवारों को पीएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि केंद्र में भी कांग्रेस के फ्लोर लीडर राहुल गांधी द्वारा अनुशंसित केसी वेणुगोपाल को संसद में पीएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक दलों तथा विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग मांगों या बातों को लेकर ज्ञापन प्रदर्शन आदि किए जा रहे हैं, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने शांति व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की तथा शहर में गड़बड़ी पैदा करने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। स्थिति को भांपते हुए हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें 27 अक्टूबर 2024 से अगले एक महीने के लिए हैदराबाद पुलिस सीमा में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस पत्र में कहा गया है कि कई संगठन पार्टियां धरना और विरोध प्रदर्शन करके हैदराबाद शहर में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने पूरे शहर में सार्वजनिक सभाओं, धरनों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था, अब धारा 163 के तहत जारी आदेश में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जुलूस, रैलियां, सार्वजनिक सभाएं और ऐसे प्रतीकों या संदेशों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है जो सार्वजनिक अशांति भड़का सकते हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से प्रभावी यह प्रतिबंध 28 नवंबर तक लागू रहेगा। आदेश की प्रति के अनुसार यह उन खुफिया रिपोर्ट के जवाब में जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, जिससे शांति भंग हो सकती है। हालांकि शांतिपूर्ण धरना और विरोध प्रदर्शन के लिए एकमात्र स्वीकृत स्थान इंदिरा पार्क धरना चौक है। कृषि और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कांग्रेस सरकार को फटकार लगाते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज तेलंगाना के किसानों की उपेक्षा पर सवाल उठाया, जो धान खरीद में देरी के कारण बाधाओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने दशहरा और दिवाली दोनों त्योहारों के लिए राज्य सरकार की उदासीनता के कारण किसानों को परेशान करने और परेशानी से गुजरने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने धान खरीद में तेजी लाने में कांग्रेस सरकार की पहल की कमी की निंदा करते हुए कहा कि किसान पिछले कुछ दिनों से क्रय केंद्रों पर अपना धान बेचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने में विफल है। उन्होंने कांग्रेस से अपने राजनीति के राक्षसी खेल को अलग रखने और इसके बजाय किसानों के लिए वास्तविक समर्थन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। हैदराबाद के एबिट्स स्थित एक पटाखे की दुकान में जोर के धमाके के साथ आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में लेते हुए भयानक रूप ले लिया। गनीमत रही कि धमाका होते ही बिल्डिंग में मौजूद लोग भागकर बाहर आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया। इस घटना में अभी तक किसी भी तरह के जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि अभी भी बिल्डिंग में राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना रविवार देर शाम की है। एबिट्स पुलिस के मुताबिक यह घटना हनुमान टेकड़े स्थित पारस फायर वर्क क्रैकर नामक पटाखों की दुकान में हुई है। यह दुकान घनी आबादी के बीच है। दिवाली के पहले यहाँ पटाखों की खरीदारी तेज हो गई थी।
रविवार की शाम को भी दुकान पर काफी भीड़ थी। इस दौरान दुकान में धमाका हुआ और आग लग गई। गनीमत रही कि दुकान के अंदर और बाहर मौजूद सभी लोग भागकर दूर चले गए और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया। फायर कर्मियों के मुताबिक आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि दुकान में घुसना भी मुश्किल था। ऐसे में आसपास की इमारतों पर चढ़कर फायर ब्रिगेड की टीम ने प्रेशर से अब पानी फेंकना शुरू किया। इससे आंच थोड़ी कम हुई तो दुकान के बाहर खड़े दमकल कर्मियों ने अंदर घुसकर आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के मुताबिक 3 गाड़ियों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया गया। बीजेपी के नेता और गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार बीआरएस के बड़े लोगों को बचाते हुए कानून लागू करने का दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनवाड़ा फार्म हाउस पर छापेमारी तो बस एक छोटी सी घटना है, गहन जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा, नौसिखिया भी जानता है कि ड्रग्स ऐसे ही गायब नहीं हो जाते। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के साले राज पकाला पर की गई संपत्ति पर छापेमारी की क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री ने मांग की है कि कांग्रेस सरकार पुनर्नुमानित बयानों के साथ मसले को कमजोर करने से बचे। उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया की तुलना ऑपरेशन सफल रहा लेकिन मरीज की मौत हो गई से की है। संजय ने कांग्रेस और बीआरएस पर एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हुए देने लेने का खेल खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस बात के व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं कि छापेमारी के दौरान ट्विटर टिल्लू के परिवार के सदस्य फार्म हाउस पर मौजूद थे, फिर भी कांग्रेस पुलिस पर उन्हें बचाने का दबाव बना रही है, बजाय इसके कि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ट्विटर टिल्लू का परिवार ड्रग फ्री जोन में काम करता है, जो कानून प्रवर्तन जांच से अछूता है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के आधे अधूरे उपायों के लिए आलोचना की और जोर देकर कहा कि तेलंगाना को मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। संजय ने तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया, जिसमें शामिल सभी हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के पासपोर्ट जब्त करना, उनके मोबाइल टावर लोकेशन को सुरक्षित करना और सभी प्रासंगिक सीसीटीवी फुटेज जारी करना शामिल है। उन्होंने बिना किसी ढील या भागने के रास्ते के गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा, अगर राज्य को लगता है कि वह इन व्यक्तियों को भागने में मदद कर सकता है तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। संसद भवन परिसर में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक चली। इस बैठक के दौरान विपक्षी दलों के कई सदस्य बाहर आ गए। विपक्ष के सदस्यों ने बैठक का वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली वक्फ के सीईओ की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। इन सदस्यों का कहना है कि उस रिपोर्ट पर पहले ही दिल्ली के सीएम आतिशी जेपीसी के अध्यक्ष को पत्र लिख चुकी हैं। इस पत्र में उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट का संज्ञान न लिया जाए। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों को लेकर तमाम गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। जेपीसी के सामने हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य और सुझाव रखे जाने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सांसद जगदम्बिका को पत्र लिखकर IAS अश्विनी कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अमान्य घोषित किया। कुमार ने GNCTD की मंजूरी के बिना समिति को उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। इसे लेकर सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। महायुति से लेकर महाविकास आघाड़ी तक की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी और AIMIM ने MVA गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महाराष्ट्र में MVA गठबंधन की ओर से सीटें नहीं दिए जाने से नाराज नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने रविवार को MVA को चेतावनी दे डाली थी। समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के महाराष्ट्र में एंट्री ने कांग्रेस और एनसीपी की टेंशन बढ़ा दी है। इन पार्टियों के चुनावी मैदान में उतरने से सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों में बंटवारे की संभावना बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो कई सीटों पर चुनावी नतीजे बदल सकते हैं। वही असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM अकेले दम पर महाराष्ट्र चुनाव में 45 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 44 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वर्ग का वोट पाकर किंग मेकर बनने की कोशिश में है। पिछली बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 3, एनसीपी के 2, समाजवादी पार्टी के 2, AIMIM और शिवसेना का 1-1 मुस्लिम विधायक ने जीत हासिल की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में करीब 1.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। महाराष्ट्र के उत्तरी कोकण, खंडेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। मुस्लिम समुदाय के करीब 40 विधानसभा सीटों पर हार जीत में प्रभावी भूमिका है। पिछली बार के महाराष्ट्र चुनाव में 10 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे।
प्रियंका गांधी ने आज से वायनाड उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दिया। आज उन्होंने 3 बड़ी रैलियों को संबोधित की। प्रियंका गांधी ने 30 अक्टूबर को वायनाड से नामांकन दाखिल किया था। राहुल के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी, इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है। प्रियंका मीनानगढ़ी, पनामाराम और पोशुथाना में जनसभाओं को संबोधित की। केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। यहाँ मुख्य मुकाबला प्रियंका गांधी वाड्रा, नव्या हरिदास और सत्यन मोकेरी के बीच है। वायनाड हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। राहुल गांधी यहाँ से जीतते रहे हैं। यहाँ टक्कर हमेशा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच रहती है। हालांकि बीजेपी का भी वोट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बार के उपचुनाव के सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई है। 2019 में कांग्रेस की महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने खुद को अपने परिवार और पार्टी के प्रचार तक ही सीमित रखा। इस बार वो अपने भाई की सीट यानी वायनाड पर किस्मत आजमा रही हैं। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से जबरदस्त जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें शानदार जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। इसके बाद कांग्रेस ने राहुल की बहन प्रियंका गांधी को टिकट दिया। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने उनके खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।